आज हम जिनकी बात करेंगे, आज हम तने की चर्चा करने वाले हैं। यानी कि तने में आज हम किन की चर्चा करेंगे, यह बात बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक ना, यह बात बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करने वाले हैं तने की। किसकी बात करेंगे बेटा? हम बात करेंगे तने की, हम बात करेंगे स्टेम की। किसकी बात करेंगे भैया? स्टेम की बात करेंगे, तने की बात करेंगे। ये जो तना है, यह तना क्या काम करता है? तने की बात करें तो तना कई ढेर सारे कार्य करता है हमारे पेड़ पौधों के अंदर। अगर तने की बात करें तो तने का मुख्य कार्य होता है शाखाओं को फैलाना। पहला काम शाखा को फैलाना, फूल पत्ती एवं फल को संभालना, यह भी एक काम है तने का। इसके साथ साथ खनिज जल तथा जो प्रकाश संश्लेषी पदार्थ होते हैं, प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन कराना, यह भी इसका कार्य होता है। भोजन का संग्रह करना, भोजन का संग्रह करना, सहारा देना और सुरक्षा प्रदान करना, यह इनके मुख्य कार्य होते हैं। और कायिक प्रवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कायिक प्रवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं तना। यानी कि तने के जो कार्य हैं, तने का मुख्य कार्य शाखाओं को फैलाना है। तने का मुख्य कार्य शाखा को फैलाना, शाखाओं को फैलाना, शाखाओं को फैलाना पहला कार्य। दूसरा कार्य इसका जो होगा, शाखा को फैलाना, फूल पत्ती और फल को संभालना, फूल पत्ती एवं फल को संभालना, फूल पत्ती एवं फल को संभालना, फूल पत्ती एवं फलों को क्या करना है बेटा जी? संभालना है। आगे हम इसकी बात करेंगे, खनिज जल का संवहन कराना, जल एवं खनिज का संवहन कराना, जल एवं खनिजों का क्या किया जाए बेटा? संवहन कराती है। और भोजन का संग्रह करती है, सहारा देती है। भोजन का संग्रह करना तने में ही, भोजन का संग्रह करना, भोजन का संग्रह करना, पौधे यानी पादप को सहारा देना, पादप को सहारा देना, पादप को सहारा देना, पादप को सहारा भी देती है। और क्या काम करेगी? कायिक प्रवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आपसे पूछा जाए कायिक प्रवर्धन क्या होता है बेटे? ठीक ना, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो कायिक प्रवर्धन है बाबू, कायिक प्रवर्धन किसको कहते हैं, यह बात समझना जरूरी है हमको, है ना। ये बात हमको समझनी जरूरी है कि कायिक प्रवर्धन किसको कहा जाएगा, कायिक प्रवर्धन हम किसको कहते हैं, कायिक प्रवर्धन होता क्या है। ठीक, कायिक प्रवर्धन क्या होगा, कायिक प्रवर्धन क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना। अगर हम कायिक प्रवर्धन की बात करें, आप देखते होंगे, मान लो गुलाब का फूल है, क्या है? गुलाब का तना है। यह जो गुलाब का तना है, इसको यहाँ से कट कर दीजिए और कट करके आप इसको ले जाइए कहीं और पर, क्या करिए? रोपित कर देते हैं। जब आप इनको कहीं और पर रोपित करते हैं तो नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यानी कि यह कायिक प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। जैसे यहाँ से काट कर इस तने को आपने कहीं और ले गए, वहाँ पर रोपण किया, आप देख पा रहे होंगे कि यह नए पौधे को जन्म दे देता है।
या हम कहें यहाँ से कटिंग करके हम यहाँ पर कोई अन्य पौधा ला करके लगा दें, इस तने में बांध दें, पोषण दे दें, यहाँ से उस तने का निर्माण हो जाएगा। यानी कि हम इसी ही हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं बेटे, इसी ही हम क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगर हम तने की बात करें तो तने का भी रूपांतरण होता है भैया, क्या होगा, तने का रूपांतरण भी होता है। तने का रूपांतरण कैसे होगा, तने का रूपांतरण बेटा 3 टाइप से होता है, 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से भाई, 3 प्रकार से होगा। यह 3 प्रकार कौन होता है, यह 3 प्रकार कौन होते हैं कायिक प्रवर्धन में। कायिक प्रवर्धन में 3 प्रकार कौन होंगे, जरा ध्यान से समझना। एक तो होता है भूमिगत तना, एक होगा कौन सा बेटा, एक होता है भूमिगत तना, भूमिगत तना होता है, ध्यान से सुनना। एक होगा भूमिगत तना, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है अंडरग्राउंड स्टेम। एक होगा भूमिगत तना, भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम। एक होगा वायवीय तना, दूसरा है वायवीय तना, एरियल स्टेम। एरियल स्टेम वायवीय तना, जो वायु में तना पाई जाए। एक होती है हमारी उपवायवीय तना, एक कौन होगी बेटा, उपवायवीय तना होती है। तीसरी होती है उपवायवीय तना, उपवायवीय तना होती है। सब एरियल स्टेम बोला जाता है। इसे हमने क्या बोला, सब एरियल स्टेम बोल दिया। अब देखो मैंने 3 नाम बताए बेटा आपको, एक भूमिगत तना है, एक कौन सा है बेटा, एक भूमिगत तना है, एक आपका वायवीय तना है, एक आपका कौन सा है, उपवायवीय तना। अगर हम भूमिगत तना की बात करें बेटा, इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। तने का वह भाग जो भूमि के अंदर हो, तने का वह भाग जो भूमि के अंदर हो वह भूमिगत तना कहलाएगा। जो तने के वायु वाले भाग में हो वह वायवीय तना कहलाएगा। जो ऊपर भी हो नीचे भी हो वह आपका कौन सा तना कहलाएगा बेटा, उपवायवीय सब एरियल स्टेम कहलाता है। अब मैं बात करने वाला हूं इसके अंतर्गत तने का जो रूपांतरण है, तने का जो रूपांतरण है भूमिगत तना, तने का वह भाग जो भूमि के अंदर है वह भूमिगत तना कहलाएगा, ठीक ना। अब ध्यान से सुनिए, इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं बेटे, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग, इसके 4 भाग होते हैं। एक भाग है इसका प्रकंद, राइजोम बोला जाता है। इसका एक भाग क्या है मेरे भैया, प्रकंद, जिसे अंग्रेजी में राइजोम क्या बोलते हैं, राइजोम बोला जाता है। एक होता है कंद, प्रकंद के बाद क्या होगा बेटे, कंद होता है। कंद को बोला जाता है ट्यूबर, क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। एक को हम बोलते हैं राइजोम, एक को बोलते हैं ट्यूबर, एक को बोलते हैं हम शल्ककंद यानी बल्ब, क्या बोलेंगे, शल्ककंद, ठीक ना, शल्ककंद बोलते हैं, या इसे हम बल्ब बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया, बल्ब बोलते हैं। एक का नाम है भैया क्या, एक का नाम है घनकंद कॉर्म, क्या है, घनकंद बोलते हैं, घनकंद, घनकंद बोलते हैं।
अंग्रेजी में CORM बोला जाता है, कॉर्म बोला जाता है। अब इससे हमारा एग्जाम्पल, हमारा जो एग्जामिनर है उदाहरण पूछ लेता है। क्या पूछेगा बेटा? उदाहरण पूछ लेता है। उदाहरण में आप क्या बताओगे? उदाहरण में आप क्या बताओगे? अगर प्रकंद के उदाहरण की बात करें तो हल्दी और अदरक, क्या होगा? हल्दी और अदरक की बात करेंगे। किनकी? हल्दी और अदरक किसका उदाहरण है भैया? हल्दी और अदरक उदाहरण है किसका? उदाहरण है प्रकंद का। आलू की बात करें, किनकी? पोटैटो, आलू की बात करें तो आलू किस में आएगा? कंद में आएगा। सल्क कंद की बात करें तो प्याज और लहसुन इसमें आएंगे बेटा। क्या आएंगे? प्याज आएगा और लहसुन आएगा, ठीक ना? प्याज और लहसुन किस में आ रहे हैं भाई? प्याज लहसुन आता है सलकंद में। घनकंद की बात करें तो आपने नाम सुना होगा जमीकंद का। किसका नाम सुने हैं? जमीकंद का नाम सुने हैं। जमीकंद का नाम सुने हैं। जमीकंद के साथ आपने नाम सुना होगा अरबी का। किसका? अरबी का नाम सुना होगा। आपसे पूछा जाता है वह कौन सा भाग है तने का जिसको हम खाते हैं? कौन सा पौधा होगा? हल्दी है तना, अदरक तना, आलू तना, प्याज तना, लहसुन तना, जमीकंद, अरबी, यह सब के सब तने के अंतर्गत आते हैं। यह है तने के रूपांतरण के रूप में इसको आपने देखा। किसके रूप में देखा बेटा? तने के रूपांतरण के रूप में आपने इनको देखा। अब हम इसमें इतनी ही बात करेंगे और हम बात करने वाले हैं किनकी? अब हम बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, पत्ती की। किसकी बात करेंगे बेटा? पत्ती की बात करने वाले हैं। पत्ती क्या काम करती है? कौन बेटा? पत्ती क्या काम करती है? लीफ क्या काम करती है? लीफ के कुछ कार्यों की हम चर्चा करने वाले हैं। यह जो लीफ है, यह जो पत्ती है, पत्ती क्या काम करती है, ठीक ना? जैसे अगर हम बात करें पत्ती की बेटा, यह पत्तियां क्या काम करती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम है पत्ती का। पत्ती का काम क्या है? पत्ती तना शाखा के पार्श्व भाग पर उपस्थित होती है। कहां पर? शाखाओं के, ब्रांचेज के पार्श्व भाग पर उपस्थित है, जो कि कलियों के निर्माण में सहायता करती है। तो इस बात को नोट करेंगे, पत्ती शाखा के पार्श्व भाग पर, शाखा के पार्श्व भाग पर उपस्थित होती है। पार्श्व भाग पर उपस्थित होती है। पार्श्व भाग पर उपस्थित होती है, जो कि कलियों के निर्माण में, जो कि कलियों के निर्माण में, कलियों के निर्माण में, कलियों के निर्माण में सहायता करती है, हेल्प करती है बेटा। जो कलियां बनती हैं उनके निर्माण में कौन सहायता करता बेटा? पत्तियां सहायता करती हैं। अगर हम इनके काम की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण कराती है। क्या कराएगी? इसका पहला बेहद और मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कराए। कौन? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण पत्तियों के द्वारा होता है। इसका पहला काम है बेटे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कराए, भोजन का निर्माण कराना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कराना। दूसरा इसका जो कार्य है, मटर जैसे पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करती है पत्ती। मटर जैसे पौधे को
मटर जैसे पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करती है। ऊपर चढ़ने में सहायता करती है। मटर जैसे पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करती। कुछ पत्ती भोजन संचय में सहायक होती हैं। कुछ पत्तियां या पत्नियां नहीं, कुछ पत्तियां भोजन के संचय में सहायता करती हैं। पत्तियां भोजन के संचय में सहायता करती हैं। जैसे प्याज की पत्ती, लहसुन की पत्ती, प्याज की पत्ती और लहसुन की पत्तियां जो होती हैं यह भोजन को स्टोर करने में हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। और एक काम है, और भी कुछ कार्य हैं इसके। जैसे इसके और कार्य में मैं अगर बताऊं, इसका और जो मुख्य कार्य है, पत्ती के द्वारा गैसों का आदान प्रदान कराना। पत्ती के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, पत्ती के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होना, गैसियस एक्सचेंज होना। पत्तियों के द्वारा ही वाष्प का उत्सर्जन होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन में सहायक होगी। वाष्पोत्सर्जन में सहायक, वाष्पोत्सर्जन में सहायता करती है। आगे एक और इम्पोर्टेंट अगर मैं बताऊं आपको, कांटों के रूप में सुरक्षा भी प्रदान करती हैं पत्तियां। किस रूप में? कांटों के रूप में सुरक्षा भी प्रदान करना। कांटों के रूप में सुरक्षा भी प्रदान करना। जैसे नागफनी में, जैसे किसमें बेटा? नागफनी में बाबू, ठीक ना। यह पत्ती के कार्य, पत्ती के यह क्या है बेटा जी? कार्य हैं। अब मैंने आपको बताया पत्ती में शाखा के पार्श्व भाग पर, कहां पर अवस्थित है यह शाखाओं के पार्श्व भाग पर अवस्थित है। पहला प्रश्न, कहां पर? शाखा के पार्श्व भाग पर उपस्थित है। और क्या काम कर रही है? कली के निर्माण में सहायता कर रही है। अब देखो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य हैं वह यह है, पहला तो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करती है। प्रकाश संश्लेषण होगा तभी भोजन का क्या किया जाएगा? निर्माण होगा। और मटर जैसे पादप को ऊपर चढ़ने में हेल्प कराती है, मदद कराती है, सहायता कराती है। और कुछ पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां नहीं, कुछ पत्तियां भोजन के संचय में सहायता करती हैं। भोजन का संचय कौन कराएगी? जैसे प्याज करवाती है और लहसुन करवाती हैं। लहसुन की पत्तियां और प्याज की पत्तियां भोजन के स्टोरेज में हेल्प करती हैं। जैसे हम बताएं आपको, गैसों का आदान प्रदान कराती है कौन? पत्तियां। कैसे कराती हैं? पत्तियों में पाया जाता है बेटा स्टोमेटा। क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है। इसी स्टोमेटा में रंध्र के द्वारा क्या करती हैं? यह CO2 का अवशोषण करती हैं
ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती हैं, यानी कि गैसों का आदान प्रदान पत्ती के द्वारा भी होता है। और इसी स्टोमेटा के द्वारा ही वाष्प का उत्सर्जन भी होता है, वाष्प का उत्सर्जन भी किया जा रहा है। और कांटों के रूप में जैसे सुरक्षा प्रदान करती है पादप को, तो वह किस पादप की बात करेंगे, वह बात करेंगे हम नागफनी की। इतने यहाँ से अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पुष्प की, अब हम बात करने वाले हैं फ्लावर की। फूल आया है तो भौरा भी आएगा, है ना। पुष्प की बात करने वाले हैं, फ्लावर की। किसकी बात करेंगे बेटे हम, पुष्प की बात करेंगे, फ्लावर की बात करेंगे। ये जो पुष्प है, पुष्प की इंपॉर्टेंस क्या है, किसी भी पादप में पुष्प क्यों जरूरी है। अगर बेटा मैं पुष्प की बात करूं तो पुष्प इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके द्वारा, पुष्प के द्वारा प्रजनन होता है। प्रजनन अंग कहा जाता है किनको, पुष्प को, फूल को। फूल पादप के अंदर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, अंग होता है, जिसे लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है, जिससे लैंगिक प्रजनन होगा। प्रजनन दो टाइप का होता है, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। एक पुष्प में 4 पुष्पपत्र पाए जाते हैं, किसी एक पुष्प में 4 प्रकार के पुष्पपत्र पाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा एंडोसियम का, आपने नाम सुना होगा गाइनोसियम का, कैलिक्स का, कैरोला का। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग, पुमांक का नाम सुने होंगे। एक पुष्प में पुष्पपत्रों की संख्या 4 होती है और इनका एक क्रम निश्चित होता है, यानी कि यह एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले कैरोला पाया गया फिर एंडोसियम आ गया, नहीं, पहले पाया जाता है कैलिक्स, फिर कैरोला, फिर एंडोसियम, फिर गाइनोसियम पाया जाता है। अभी हम जब जननांग पढ़ेंगे पादप के तो उसमें हम बात करेंगे कि सेपल्स क्या होते हैं, पेटल्स क्या होते हैं, इनकी चर्चा भी हम शामिल करते हैं। तो फ्लूर में लिखेंगे, पुष्प में लिखेंगे फूल ही है जो पौधे को एक अपने जैसा जीव प्रदान बनाने की क्षमता देता है। तो नोट करेंगे इसमें पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है, पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है, ठीक ना। पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है। पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है, पौधे का प्रजनन अंग होता है। पुष्प पौधे का क्या है बेटे, प्रजनन अंग है, जिससे लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है, जिससे लैंगिक प्रजनन की लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। लैंगिक प्रजनन की क्रिया किससे हो रही, पुष्प यानी फूल के द्वारा होती है। एक पुष्प में पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं। एक पुष्प में पुष्प पत्रों की संख्या, एक पुष्प में पुष्प पत्र, पुष्प पत्र के पुष्प पत्र के 4 भाग होते हैं। पुष्प पत्र के कितने पार्ट हैं बेटा, 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं, जो कि निश्चित क्रम में होते हैं। जो कि निश्चित क्रम में होते हैं।
जो कैसे हैं भैया, एक निश्चित क्रम में, इनका एक क्रम डिसाइड है पहले से ही। जैसे हम उस निश्चित क्रम की बात करें तो पहला निश्चित क्रम जो होगा वह निश्चित क्रम क्या है, ध्यान से सुनो। पहला है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पहला है बाह्य दलपुंज। दूसरा है दलपुंज, इसे कैलिक्स बोला जाता है, इसे कोरोला बोला जाता है। आगे है पुमांग, पुमंग, इसे एंड्रोसियम बोला जाता है। आगे है जायांग, आगे है जायांग, इसे गाइनोसियम बोला जाता है। इसे हमने क्या बोला, गाइनोसियम बोला। अब देखो यह जो एंड्रोसियम है इसे नर जनन अंग बोला जाता है, नर जननांग बोलते हैं। इसे हम मादा जननांग बोलते हैं। इसे हमने क्या नाम दिया बेटे, नर जननांग। एक को मैंने क्या नाम दिया भैया, मादा जननांग नाम दे दिया। अब अगर हम पुष्प के इस चक्र की बात करें, किसकी बात करें, पुष्प के ये जो 4 चक्र हैं, इन्हीं 4 चक्रों के आधार पर पुष्प 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के पुष्प, 2 प्रकार के। यह 2 प्रकार के पुष्प कौन है बेटा जी, 2 प्रकार के पुष्प कौन है, तो पुष्प चक्र के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पुष्प चक्र के आधार पर चक्र के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। एक पुष्प का क्या नाम है, दूसरे पुष्प का क्या नाम है, तो 2 प्रकार का जो पुष्प है, एक होता है पूर्ण पुष्प, एक होगा पूर्ण पुष्प, एक को कहते हैं पूर्ण पुष्प, एक कहते हैं अपूर्ण पुष्प। एक को कहा जाता है पूर्ण पुष्प और एक को कहा जाता है अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प क्या होंगे, अपूर्ण पुष्प क्या होंगे। पूर्ण पुष्प उन्हें कहेंगे जिनके अंदर यह चारों चक्र पाए जाएं। क्या बेटा, जिनके अंदर ये चारों चक्र पाए जाएं वह पूर्ण पुष्प कहलाएगा, यानी कि जिसमें चारों चक्र पाया जाए। क्या लिखोगे भाई मेरे, जिसमें चारों चक्र पाए जाएं, जिसमें चारों चक्र क्या हो बेटा, पाए जाएं। अब इसमें जिसमें चारों चक्र ना पाए जाएं, चारों चक्र ना पाया जाए या ना पाए जाएं, जिसमें चारों चक्र क्या हो, न पाए जाए, तो हम उम्मीद करेंगे कि इतनी सी बात आपको समझ में
आ गई होगी। ठीक ना, इतनी सी बात समझ गए तो आगे हम बात करने वाले हैं किनकी, फलों की। किनकी बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे फल की। फल में हमें क्या देखना है, क्या समझना है, क्या पढ़ना है, क्या नोट करना है। फल यानी कि फ्रूट्स की बात करने वाले होंगे, है ना। फल, फ्रूट, फल की बात करेंगे हम, फ्रूट की बात करेंगे बेटा। ये जो फल हैं, फल वास्तव में, फल का विकास होता है परिपक्व अंडाशय से। कोई भी अंडाशय जब वह परिपक्व हो जाए, निषेचन हो जाए, निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है। फल एक प्रकार के पूर्ण अथवा परिपक्व अंडाशय होते हैं जिनका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। जिनका निर्माण क्या होगा, निषेचन के उपरांत होगा। सामान्यतः इस फल में क्या पाया जाएगा, सामान्य रूप से इस फल में फल भित्ति और बीज विद्यमान रहते हैं। क्या होंगे भैया, सामान्यतः फल भित्ति एवं बीज क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो नोट करेंगे, फल एक पूर्ण अथवा परिपक्व अंडाशय होता है। फल एक पूर्ण अथवा फल एक पूर्ण अथवा फल एक पूर्ण अथवा एक पूर्ण अथवा फल एक पूर्ण अथवा परिपक्व अंडाशय होता है। पूर्ण अथवा परिपक्व अंडाशय होता है जिसका निर्माण जिसका निर्माण कैसे हो रहा है, जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। निषेचन के उपरांत होता है। पहली खास बात। दूसरी खास बात अगर हम बात करें इसमें बेटा, ये जो फल हैं, फलों में सामान्यतः फल भित्ति या बीज विद्यमान रहते हैं। फलों में सामान्यतः बीज एवं फल भित्ति विद्यमान रहते हैं। बीज रहता है एवं फल भित्तियां रहती हैं। बीज एवं फल भित्ति विद्यमान रहते हैं। बीज एवं फल भित्ति क्या है बेटा, विद्यमान है। आप अगर जानते होंगे थोड़ा बहुत तो आप फल दो प्रकार के जानते होंगे। कितने टाइप से, दो प्रकार के फलों को आप जानते होंगे। एक प्रकार का फल ट्रू फल कहलाता है, एक फाल्स फल कहलाता है। एक सत्य फल कहलाएगा, एक असत्य फल कहलाता है, जिसे वास्तविक फल या हम कूट फल भी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें वास्तविक फल की, किसकी बात करें भाई, हम वास्तविक फल की बात करते हैं। जो वास्तविक फल है, वास्तविक फल है ना, पहला देखेंगे हम वास्तविक फल।
पहला वास्तविक फल, वास्तविक फल, इन्हें ही सत्य फल कहा जाता है। इन्हें ही सत्य फल कहते हैं, इन्हें ही ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। इन्हें हमने क्या नाम दिया बेटे? ट्रू फ्रूट्स कहा। अब देखो ये जो वास्तविक फल हैं, सत्य फल हैं, ट्रू फ्रूट्स हैं, इनका लक्षण क्या है, इनका विकास कैसे होता है? अगर हम इनकी बात करें तो ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से हो, जिनका विकास अंडाशय से हो, यानी कि अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को वास्तविक फल कहा जाता है। जैसे लौंग का नाम सुने होंगे। लौंग क्या है? फल है। कैसा फल है? वास्तविक फल है। कैसा फल है? वास्तविक फल है। पौधे की कलियां यह वास्तविक फल के रूप में आती हैं। जैसे अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को, ठीक ना, अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को अंडाशय से निर्मित फल को अंडाशय से निर्मित फल को वास्तविक फल कहा जाता है। वास्तविक फल कहते हैं। अंडाशय से निर्मित फल को वास्तविक फल कहते हैं। अब देखो इसका उदाहरण, अगर इसके उदाहरण की बात करते हैं बेटा, तो लौंग का नाम सुना होगा आपने। पौधों की कलियां, किसका नाम सुने हैं? पौधों की कलियां पौधों की कलियां इसका जीवंत उदाहरण है। अब मैं अगर तीसरे नंबर पर आऊं, दूसरे नंबर पर आऊं, ट्रू के बाद हम फॉल्स फल की बात करें। किन की बात करें बेटा? फॉल्स फल की अगर हम बात करें तो फॉल्स फल में किनको शामिल किया जाएगा? दूसरे नंबर पर फॉल्स फल, ठीक ना। असत्य फल या हम कहें कूट फल, ठीक ना। कूट फल, असत्य फल, या अंग्रेजी में इन्हीं को कहते हैं फॉल्स फ्रूट। इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक ना। अब अगर हम आगे की ओर चलें, आगे की ओर हम आपको समझाएं तो आपको क्या समझाना होगा? इसका निर्माण अंडाशय से हो रहा था, और इसका निर्माण कैसे होगा? जब पुष्पीय भाग के फल के रूप में परिवर्तित हो जाएं। जो पुष्पीय भाग है, पुष्प वाला भाग है, वह फल के रूप में परिवर्तित हो जाए। पुष्पीय भाग, पुष्प वाला भाग, पुष्पीय भाग का फल के रूप में परिवर्तन पुष्पीय भाग का फल के रूप में परिवर्तन असत्य फल कहलाता है। असत्य फल कहलाता है। असत्य फल कहलाता है।
इसे आपने क्या कहा, असत्य फल बोल दिया। अगर इसके उदाहरण की बात करें बेटा, सेब, काजू इत्यादि, सेब हो जाए, काजू हो जाए इत्यादि, बाकी आप अपने हिसाब से और भी उदाहरण खोज के नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। ये होते हैं फल, ये होंगे क्या बेटा, फल, इनकी हमने बात की। फल मुख्य रूप से यह अंडाशय से ही निर्मित होगा, निषेचन की प्रक्रिया से ही निर्मित होता है। अब हमें एक चीज और देखनी है, किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है, इसके बाद यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा, है ना। मजेदार सेशन रहा होगा आपके लिए। तो आज हम और एक अंतिम टॉपिक की बात करने वाले हैं। अंतिम टॉपिक वह है, एक तरफ लिखेंगे फल, एक तरफ लिखेंगे खाने योग्य भाग। एक तरफ लिखना है फल, चार्ट बनाते हैं हम एक ना, चार्ट क्या बनाए, ऐसे ही चलने दो। एक तरफ लिखो फल, एक तरफ लिखो इसके खाने योग्य भाग। एक तरफ क्या लिखना है आपको, फल लिखना है, और एक तरफ लिखना है खाने योग्य भाग। यानी कि इसका खाने वाला भाग कौन सा होगा, फल कौन सा है, और उसका खाने वाला पार्ट कौन है, खाने वाला भाग कौन है। यह प्रश्न बनता है, अच्छा प्रश्न बनाया जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए। अगर हम सबसे पहले बात करें फल की, किनकी बात करें बेटा, अगर हम बात करें फल की, तो फल में सबसे पहले फल आता है सेब, नाशपाती। क्या आएगा बेटा, जैसे हम बात करें सेब की, सेब की बात करें, नाशपाती की बात करें, सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है बेटे, इसका पुष्पासन वाला भाग खाते हैं। क्या खाएंगे, पुष्पासन वाला भाग खाते हैं, ठीक ना, पुष्पासन वाला भाग खाएंगे। हम बात करें अंगूर की, किसकी बात करें, अंगूर की बात करें, टमाटर, अमरूद की बात करें, टमाटर, अमरूद, इसका कौन सा भाग खाया जाएगा, इसका जो भाग खाया जाता है उसे हम कहते हैं बेटा, उसे हम पुष्पासन नहीं कहते, फल भित्ति एवं बीजांडासन कहते हैं। क्या कहेंगे, फल भित्ति एवं, फल भित्ति एवं बीजांड कहते हैं, बीजांडासन कहते हैं, ठीक ना। आगे अगर हम बात करें बेटा किनकी, आगे अगर हम बात करते हैं अंगूर, टमाटर के बाद पपीता, आम, पपीता का, पपीता कौमा आम, पपीता में क्या खाया जाएगा बेटा, तो पपीता में खाया जाता है क्या, मध्य फल भित्ति। क्या खाते हैं इसका हम, मध्य फल भित्ति खाते हैं, मध्य फल भित्ति खाते हैं। इसका कौन सा भाग खाया आपने, मध्य फल भित्ति को खाया। आगे अगर हम बात करें आपसे नारियल का, तो नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है, नारियल का, तो इसका हम भ्रूणपोष खाते हैं। इसका हमने क्या खाया बेटा जी, नारियल का भ्रूणपोष हमने खाया।
आगे अगर हम बात करें बेटा, इसी में अगर हम बात करें आपसे, जैसे नारियल हो गया, नारियल के साथ केला, मध्य एवं अंतः फल भित्ति, केला, मध्य एवं अंतः फल भित्ति, मध्य एवं अंतः फल भित्ति। आगे बात करते हैं हम केले के साथ में किसका, काजू का बीजपत्र पुष्पवृंत खाते हैं, काजू का क्या खाएंगे बेटा, हम खाते हैं काजू का बीजपत्र या पुष्पवृंत, बीजपत्र, इसे ही पुष्पवृंत कहते हैं, पुष्पवृंत कहेंगे। आगे की ओर अगर हम बात करें, काजू के साथ साथ लीची का एरिल खाया जाता है, लीची का एरिल खाते हैं हम। अगले फल की बात करें बेटा हम, अगला फल जो इसका होगा, चना मूंगफली का बीजपत्र खाते हैं, चना कॉमा मूंगफली, चना का या मूंगफली का हम क्या खाएंगे बेटा, बीजपत्र एवं भ्रूण खाते हैं, बीजपत्र एवं भ्रूण, बीजपत्र एवं भ्रूण खाते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, इसमें बीजपत्र के साथ चना मूंगफली के साथ सहतूत का रसीले परिदल पुंज खाते हैं, सहतूत का रसीले परिदल पुंज, रसीले परिदल पुंज, सहतूत में क्या खाया आपने, रसीले परिदल पुंज को खाया। आगे हम बात करें, कटहल का परिदल पुंज या बीज खाते हैं, कटहल बीज भी खाएंगे इसका, परिदल पुंज खाते हैं। बीज एवं परिदल पुंज खाते हैं। आगे अगर मैं बात करूं आपसे बेटा किन की, आगे एक आध दो ठो और लिख लेते हैं, ठीक ना। आगे अगर हम बात करें, अनानास का परिदल पुंज, अनानास का हम परिदल पुंज खाएंगे। और अंतिम में हम एक और लिख लेते हैं क्या, नारंगी का जूसी हेयर, क्या, नारंगी जूसी हेयर खाते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, इससे अच्छा प्रश्न बनता है बेटा, ठीक ना, इससे आपका अच्छा प्रश्न बनता है। हमने आज फल के खाने योग्य भागों को देखा, हमने आज ही फल को देखा, आज ही हमने पुष्प को देखा, आज ही हमने पत्ती को देखा, आज ही हमने तना को देखा, तना के कार्यों को देखा, आज ही हमने कल मैंने जड़ को भी देखा था। तो ये सब सारी बातें आज यहीं पर समाप्त की जाएंगी।